नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी दुनिया। मैं हूं नगमा। हमारी आज की लीड स्टोरी, इजराइल का नया प्लान। अब गाजा पर पूरी तरह से कब्जा जमाना चाहता है इजराइल। गाजा में अपनी कार्रवाई को और भी बढ़ाना चाहता है इजराइल। देखेंगे इस पर रिपोर्ट और एक बात चर्चा। साथ ही जानेंगे कि ईरान की नई मिसाइल से किसको डरना चाहिए, कैसी है ईरान की नई मिसाइल और क्यों है इसका खौफ। इसके अलावा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कारोबार क्यों हुआ है पूरी तरह से चौपट। और साथ साथ एक रिपोर्ट स्पेन से, बताएंगे स्पेन की तेज रफ्तार गाड़ियों को किस चोरी से लग गया है ब्रेक। और आखिर में जॉर्डन के ऐतिहासिक शहर पेट्रा में आया फ्लैश फ्लड, बचाए गए हजारों सैलानी। तो वहां की तस्वीर, लेकिन पहले लीड स्टोरी। गाजा में इजराइल के हमले और तेज हो रहे हैं। इजराइल गाजा पर कब्जा करना चाहता है पूरी तरह से। इजरायली कैबिनेट के मंत्रियों ने गाजा में सैन्य अभियान को तेज करने की मंजूरी दे दी है। नेतन्याहू के कैबिनेट ने इस प्लान को ऐसे वक्त में मंजूरी दी है जब ट्रंप मई के मध्य में सऊदी अरब का और कुछ वेस्ट एशिया के कुछ और देशों का दौरा करने वाले हैं। ये तस्वीरें रविवार की हैं। गाजा पट्टी के रफा इलाके में इजरायली सेना का अभियान चल रहा है। इजरायल के हवाई और जमीनी हमलों में गाजा का ज्यादातर हिस्सा तबाह हो गया है और ज्यादातर लोग इस वक्त बेघर हैं। इजरायल की सेना अब गाजा से लौटने के लिए तैयार नहीं। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान ये बात साफ कर दी है। इजरायल की योजना है कि गाजा पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया जाए, लोगों को दक्षिण की तरफ ले जाया जाए और मानवीय मदद बांटने का जिम्मा हमास से छीन लिया जाए। कैबिनेट ने इसे एक राय से मान लिया और साथ ही गाजा में मानवीय मदद भेजने की योजना को भी मंजूरी दे दी। हालांकि इसको लेकर कुछ लोगों ने जरूर एतराज किया। मई के महीने में ही ट्रंप का मध्य एशिया का दौरा तय है। हालांकि इसमें इजरायल में कोई स्टॉप ओवर नहीं, लेकिन अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ट्रंप के मध्य एशिया दौरे के पहले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू से मिलेंगे। इस हाई प्रोफाइल दौरे का मतलब है कि अमेरिका फिर से गाजा पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इस इलाके की यात्रा पूरी होने के बाद लड़ाई का नया दौर शुरू होने के आसार हैं, लेकिन लड़ाई अब भी ठंडी नहीं पड़ी है। गाजा शहर पर मंडराते हुए धुएं के बादल देखिए। रविवार को इजरायली हमले के बाद यहां पर अफरा तफरी थी। इससे पहले 24 घंटों में 40 शव मिलने की बात गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कही और 125 लोग इसमें जख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक गाजा में 52,535 लोगों की मौत हुई है और 1,18,491 लोग जख्मी हैं। इजरायली हमलों के दूसरे दौर की शुरुआत के बाद से 2,436 लोग मारे गए हैं और 6,450 जख्मी हैं, जिनमें आधे से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं, जबकि इजरायल के 6 सैनिक मारे गए हैं। वैसे इजरायल कई मोर्चों पर ये लड़ाई लड़ रहा है। एक मोर्चा ईरान के शह वाले हूथी विद्रोहियों ने भी खोला है। बेन गुरियन हवाई अड्डे के बाहर काम करते बुलडोजर बता रहे हैं कि इजरायल ने एक भयानक हमला झेला है। हूथी विद्रोहियों की तरफ से चलाई गई मिसाइल इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदती हुई यहां पर आकर गिरी थी। देश के ज्यादातर हिस्सों में एक साथ सायरन बज उठे थे और लोगों को बंकरों में शरण लेनी पड़ी। 8 लोगों के घायल होने की खबर है। हूथी विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने में बिल्कुल देर नहीं की। हमले के बाद से इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू गुस्से में हैं। वो हूथियों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं। हालात कितने गंभीर हो रहे हैं, इसका अंदाजा
इस बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल तकरीबन 3,60,000 रिजर्व सैनिकों को ड्यूटी पर बुला रहा है। इससे पहले 1973 की जंग में एक बड़ी संख्या में रिजर्व सैनिकों को लड़ने के लिए बुलाया गया था। हूती विद्रोहियों के हमले के पीछे अपना हाथ होने से ईरान ने साफ इनकार किया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बारे में आरोपों को बेबुनियाद बताया है। ईरान भले ही कुछ भी कहे, लेकिन हकीकत में इजराइल की नाक में सबसे ज़्यादा दम ईरान ने ही किया हुआ है। उसने एक नई मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा बताई जा रही है। ईरान की नई मिसाइल का परीक्षण। ईरान का दावा है कि ये अमेरिकी थर्ड एंटी बैलिस्टिक रक्षा प्रणाली में भी सेंध लगा सकती है। ईरान के सरकारी टीवी ने रविवार को किसी अज्ञात जगह पर किए गए परीक्षण को दिखाया। दावा किया कि इसकी रेंज 1300 किलोमीटर तक की है। اگر به ما حمله بشه، جنگی به ما تحمیل بشه، ما با قدرت پاسخ خواهیم داد. ما منافع اونا رو، پایگاه‌های اونا رو مورد حمله قرار خواهیم داد. ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नसीरजादे का कहना है कि अगर ईरान पर जंग थोपी गई तो उनका देश इस क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। ما با کشورهای همسایه هیچگونه خصومتی نداریم، برادران ما هستن، اما پایگاه‌های آمریکایی اهداف ما هستن. ईरान और इजराइल का सीधा सीधा टकराव फिलहाल नहीं है, लेकिन हूथियों के पीछे ईरान का ही हाथ माना जाता है। इस दौरान इजराइल के साथ चल रहे विवाद के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर चुनने वाली संस्था की सालाना बैठक कोम में हुई। इस संस्था के 88 सदस्यों का चुनाव 8 वर्षों के लिए होता है, लेकिन इसकी असली ताकत उस वक्त देखने को मिलेगी जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी की जगह किसी नए नेता का चुनाव करना होगा। तो इस पूरी कहानी के दो पहलू हैं। ईरान इसमें एक बहुत अहम पहलू है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए हैं वीरेंद्र गुप्ता जी, जो कि इजराइल में भारत के पहले राजदूत रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र गुप्ता जी हमारे समय देने के लिए। दो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ, दो हिस्सों में। पहला तो सीज़ फायर का भी क्या मतलब रहा, जिस तरह की तेज़ी दिखाई दे रही है इजराइल के युद्ध में, और वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं वेस्ट एशिया के दौरे पे, शायद सऊदी अरेबिया और कुछ और कंट्रीज़, इजराइल नहीं आएंगे, लेकिन खबर ये भी है कि रक्षा मंत्री उसके पहले इजराइल भी जा रहे हैं। तो क्या इस युद्ध में और तेज़ी आएगी अब डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के बाद? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद में अमेरिका का जो रुख है, रवैया है पैलेस्टाइन के लिए, गाजा के लिए, और कड़ा हो गया है। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक जो है करीब 60 जो उनके बंधक हैं, हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं किया गया है जी। तो इजरायली जनता में बहुत रोष है। आप जैसे समझे कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी है, हमने तो अब झेला ना इंडिया में, और हमको मालूम है कि जनता में किस तरह का रोष हो रहता है। तो जो नेतन्याहू हैं, ही इज ओनली रिस्पॉन्डिंग कि जनता की क्या नीड है, जनता क्या चाहती है। तो लेकिन नेतन्याहू इस तरह के युद्ध से भी उन हॉस्टेजेस को रिलीज कराने में कामयाब नहीं हुए हैं। नहीं, अब वो खिसियाने वाली बात है ना। उन्होंने, देखिए, एक होता है डिसप्रपोर्शनेट रिस्पॉन्स, एक मिलिट्री एक थ्योरी है, एक डॉक्ट्रिन है। तो वो कहते हैं, उनके अभी इजरायली मिनिस्टर ने, किसी ने बोला है कि अगर आप हमारे 5 लोगों को मारोगे तो हम आपके 7 गुना लोगों को मारेंगे जी। 7 गुना तो नंबर है, बट बहुत ज्यादा मारेंगे। तो ये इजराइल जो है इस पॉलिसी को बहुत दिनों से फॉलो कर रहा है। बहुत ये दोनों तरफ की कोई ये कर रहा है, फिर ज्यादा हो रहा है दूसरी तरफ से। इसमें हम ये भूल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर है, अनफोल्ड हो रहा है। करीब 50-60 हजार लोग बाग गाजा में मारे गए हैं, और
कितनी तो जो है डिस्प्लेस हो गए, कितने जी इंजर्ड हो जी गए, जी। दसियों लाख से ज्यादा लोग बाग। तो अब अब इजराइल तो का प्लान है। जी, अब तो इजराइल पूरी तरह से कब्जा भी करना चाहता जी है, हाँ, जो तो ह्यूमैनिटेरियन फिर एड से है उसे जो भी खुद अपने हाथ में लेना चाहता है, जो तो क्या वापस आ होगा गए वहां? थे, जो वापस आ गए थे पैलेस्टीनियंस, उनको भी फिर से डिस्प्लेस करेंगे, क्योंकि उनको बोलेंगे कि फिर से साउथ की तरफ जाओ। और काफी एरिया जो है, काफी एरिया तो इजराइल ने खुद अभी तक रखा हुआ है। अ, सवाल ये उठता है कि अगर ये सेटल हो जाए जी और हॉस्टेजेस वापस आ जाए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि पैलेस्टीनियंस को, हमास को हॉस्टेजेस रखने में क्या फायदा है। क्योंकि जब तक इजराइल पे प्रेशर नहीं डलवाया जा सकता है, जी कोई भी जी। प्रेशर डालना बड़ा मुश्किल है। वो इजराइल कहता है कि हमारे तो बंधक हैं। तो सबसे पहली, जब से शुरुआत से बात हुई है, ये जो है ये गलत काम था, और इसको इमीडिएटली जो है वो रिवर्स करना चाहिए जी, उनको। इसका एक और पहलू जो है, इसराइल भी कई फ्रंट पे जंग लड़ रहा है, जो हूथी विद्रोहियों का वहाँ पर लगातार हमला है, जिसके पीछे ईरान का भी हाथ माना जाता है। फिर ईरान की जो आज मिसाइल की टेस्टिंग हुई है, उन सबको देखते हुए ईरान का जो खतरा या ईरान का रोल वहाँ पर अब आप क्या देखते हैं? देखिए, ईरान ने डिनाई किया है, लेकिन इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि सबको मालूम है कि हूती जो रेबल्स हैं, उनको कहाँ से सपोर्ट मिला है हिस्टोरिकली। जी और ईरान से असला मिलता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलिट्री हार्डवेयर, सब चीज़ें मिलती हैं। तो कहीं ना कहीं ईरान का हाथ है। अब उसमें सवाल ये उठता है कि ये इजराइल से गर्मा गर्मी रहेगी कि अमेरिका उसमें इन्वॉल्व होगा। मुझे लगता है कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होगा इस वक्त में, क्योंकि अमेरिका और ईरान में बातें चल रही हैं, और अमेरिका भी नहीं उलझना चाहता है। अमेरिका भी नहीं जी उलझना चाहता है। जी तो जो है, ये ऊपर नीचे बात चलती रहती है और एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। जी सही। ईरान भी मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो भी चाहते हैं, क्योंकि अगर वो होता तो अमेरिका से न्यूक्लियर मटेरियल के लिए बातचीत करना शुरू नहीं करते, जी सही कहा आपने और कि वो डिनाई नहीं करते। बिल्कुल, कि एक तरफ तो तो मुझे बातचीत चल रही है, तो अमेरिका भी इसमें पड़ना नहीं चाह रहा है इस बात। जी ईरान हाँ, जो है कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन भी नहीं चाह रहा, लेकिन साथ साथ उसकी अपनी तैयारी भी है, और जैसे उसने मिसाइल का परीक्षण किया है, तो ये तमाम चीज़ें भी वहाँ पे चल रही हैं, और एक फ्रंट वहाँ खुला हुआ है इसराइल के लिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी हाँ, आगे बढ़ते नमस्कार। हैं दूसरी खबर पे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को फ़ोन करके पहलगाम के आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है और बताया है कि पुतिन ने इस हमले में बेकसूर लोगों के मारे जाने पर अफसोस जाहिर किया और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस जघन्य हमले के दोषियों और उनके समर्थकों को सजा दी जानी चाहिए। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जिन देशों ने तुरंत उसकी निंदा की थी, उनमें रूस भी शामिल था। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ देने की बात की थी। अब उन्होंने फ़ोन पर हुई बातचीत में भी वही बात दोहराई है, दोषियों को कड़ी सजा देने की बात की है। और ये बातचीत जो है इस लिहाज से काफ़ी अहम है, क्योंकि एक हल्के में गुपचुप तौर पर चर्चा हो रही थी कि रूस की तरफ से अभी तक कोई कठोर बयान नहीं आया है, और इसे कुछ इस तरह से जोड़कर भी देखा जा रहा था, क्योंकि रूस जो है वो यूक्रेन के साथ उसका युद्ध जो है वो जारी है। साथ ही उस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कई तरह के जो आर्थिक प्रतिबंध हैं वो लगाए हुए हैं, और ऐसे में जो रूस की इकोनॉमी है वो उसकी स्थिति डामाडोल बताई जाती है, और रूस की अर्थव्यवस्था में चीन काफ़ी योगदान कर रहा है, ये भी कहा जाता है। और क्योंकि चीन जो है वो पाकिस्तान का जिगरी दोस्त है, ऑल वेदर फ्रेंड कहता है वो अपने आप को, और ऐसे में चीन जो है रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर रूस को भारत के साथ खड़ा होने से रोक सकता है। ये एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो दी जा रही थी, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी की जो फ़ोन पर बातचीत हुई है, उसने इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। यह जता दिया है कि रूस जो है वो हर हालत में भारत के साथ खड़ा है, खासतौर पे आतंकवाद के मुद्दे पर, और जिस तरह से रणनीतिक साझेदारी रूस और भारत के बीच रही है उसमें कोई कमी नहीं आई है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन को विक्ट्री डे की जो 80वीं सालगिरह जो है वो मनाया जाएगा 9 मई
को उसकी बधाई भी दी है। और इसी बातचीत में ये भी कंफर्म हुआ है कि राष्ट्रपति पुतिन जो हैं वो भारत रूस सालाना बैठक के लिए इस साल भारत आएंगे। तो कुल मिलाकर मोदी और पुतिन के बीच की ये बातचीत जो है वो काफ़ी अहम है, खासतौर पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के मद्देनज़र। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार पत्रकारों के एक दल को लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पहुंचे। मुजफ्फराबाद के बाद बेला नूर शाह गांव में उन्होंने पत्रकारों के सामने ये आरोप लगाया कि भारत बेवजह यहां पर आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप होने की बात करता है और पत्रकारों को बताया कि यहां सब कुछ सामान्य चल रहा है। और पहलगाम के हमलों के बाद बढ़े तनाव की वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सैलानियों की संख्या में बहुत कमी आई है। जो सैलानी पहुंचे भी हैं वो जल्द से जल्द यहां से निकल जाना चाहते हैं। ज़्यादातर सैलानी घाटी के मुख्य इलाके में जाने के बजाय छोटी जगहों से ही लौट रहे हैं। सैलानियों से भरा रहने वाला जो इलाका है उसमें सन्नाटा है। खाली होटलों की वजह से कारोबार पे बहुत असर पड़ा है। नीलम घाटी में 10 कमरों का गेस्ट हाउस चलाने वाले एक शख्स ने बताया कि सीज़न में सैलानियों की संख्या में कमी कारोबार के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रही है। टैक्सी वाले हों या गाइड या घोड़े वाले, सबका धंधा बंद है। और अब दुनिया जहान की कुछ और खबरें कोने कोने से। सीरिया में अल्पसंख्यक ड्रूज समुदाय के 20 से ज़्यादा लोगों को रिहा किया गया है। पिछले हफ्ते सरकार समर्थक बंदूकधारियों और ड्रूज समुदाय के बीच संघर्ष के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। इस संघर्ष में कई लोग मारे गए थे या घायल हुए थे। बाद में सुरक्षा बलों और ड्रूज बंदूकधारियों को शांति के लिए तैनात किया गया था। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने लड़ाई के लिए नए टैंक बनाने की ज़रूरत बताई है। वो हाल ही में एक टैंक कारखाने का मुआयना करने के लिए गए थे। उत्तरी कोरिया ने हाल ही में ये बात मानी है कि उसके सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस का साथ दे रहे हैं। चीन के शांग्सी शहर में एक नदी में नाव हादसों में 9 लोगों की मौत हो गई है और एक लापता है। अचानक तेज़ हवाएं चलने से 4 नाव डूब गईं, जिनमें 84 लोग पानी में जा गिरे। 9 शव निकाले गए हैं, 70 को अस्पताल भेजा गया है। 4 लोग खैरियत से बाहर लाए गए। एक लापता शख्स की तलाशी में 500 लोग लगे हुए हैं। और स्पेन में मैड्रिड और सेविल के बीच 4 जगहों पर केबल चोरी होने की वजह से तेज़ रफ्तार रेलगाड़ियों के आने जाने पे बहुत असर पड़ा। केबल चोरी होने से सिग्नल सिस्टम फेल हो गया। रविवार रात हुई चोरी की वजह से मैड्रिड और एंडलूसिया के बीच चलने वाली दर्जनों रेलगाड़ियों पर असर पड़ा। इनमें उन लोगों की संख्या काफ़ी थी जो शनिवार रविवार की छुट्टी के बाद काम पर लौट रहे थे। अभी एक हफ्ते पहले ही स्पेन और पुर्तगाल में ब्लैकआउट की वजह से रेलगाड़ियों का चलना थम गया था और हज़ारों लोग परेशान हुए थे। रविवार को तेज़ बारिश के बाद जॉर्डन के ऐतिहासिक शहर पेट्रा में अचानक बाढ़ आई, यानी कि फ्लैश फ्लड, और इसमें अब हज़ारों सैलानियों को बचाया गया है। पेट्रा से बाहर निकालने के बाद सरकार ने यहां पर फिलहाल सैलानियों के आने पर रोक लगा दी है। पेट्रा को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व धरोहर घोषित किया है। 2007 में ऑनलाइन पोल में से दुनिया के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया था। पेट्रा अपने प्राचीन मंदिरों के लिए मशहूर है जो गुलाबी पत्थरों को काटकर बनाए गए हैं, इसलिए पेट्रा को रोज सिटी या फिर गुलाबी शहर भी कहा जाता है। यहाँ पे 7000 BC से लगभग आबादी रही है। एक दौर में एक फलता फूलता व्यापार केंद्र था और अरब कबीले नबातियन का यहाँ शासन था, लेकिन उसके बाद इस पर रोमन कब्जा हुआ और बाद में ये बदहाली का शिकार हुआ। फिर इसे लॉस्ट सिटी भी कहते हैं। तो आज के लिए NDTV दुनिया में इतना ही। नमस्कार।